हेलो दोस्तों, एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं के तिवारी आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। यह कोर्स एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है और साथ ही साथ अन्य राज्यों के सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी साबित होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। तो हम लोग समझेंगे कि हमारी जो संविधान सभा थी वो कैसे कार्य कर रही थी और हमारा भारत का संविधान किस प्रकार बनकर तैयार हुआ, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे संविधान सभा के सत्र कितने हुए और सत्र कैसे चलते थे, संविधान सभा के किन आधारों पर आलोचना की गई है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिरी में हम लोग वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा और एक मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न अभ्यास के लिए रखा गया है। तो एमपीपीएससी के लिए एडमा क्लासेस जो है तो रोजाना क्लासेस चलाता है। इसमें आप लोग सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश के संबंधित समस्त जीके, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सुबह 9 बजे भूगोल के सर पढ़ाएंगे आपको भूगोल, और 10 बजे हमारी क्लासेस चलेंगी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की, और 3 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी एप्टीट्यूड की। तो आप लोग इस टाइम टेबल को ज़रूर नोट कर लें और समय से अपनी क्लास को करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर तैयारी में बदलिए। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। इसी के तहत जो है तो भारत के संविधान बनाने के लिए प्रावधान किया गया था। यानी भारत के संविधान बनाने के लिए जो प्रावधान की बात कही गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान में या कैबिनेट मिशन योजना में की गई थी। हम लोग समझ लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, 1946 में। तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। ये उस समय के भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव। ये इस मिशन के हेड थे। इसके अलावा जो अन्य 2 सदस्य थे वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स याद रखिएगा, क्रिप्स नाम से याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ये उसमें जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था उसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे। और तीसरे जो इसके सदस्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर उस समय के जो तो लॉर्ड ऑफ एडमायरटी थे। ठीक, तो ये 3 सदस्य थे और इनका जो तो नियुक्त किसके, उसमें ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री था? उसमें ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एटली करके नाम याद रखिएगा, एटली, क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। जो ये संविधान सभा बनी थी उस समय, हमारी संविधान सभा, उसके जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, अप्रत्यक्ष। तो पूछ लिया जाता है किस प्रकार के मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से जो है तो चुने गए थे। जितने भी सदस्य थे वो प्रांतों से अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में चुने गए थे। तो इस प्रकार प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से कुल 252 नए प्रतिनिधि चुने गए। संविधान सभा में कुल 252 कहाँ से चुने गए थे? प्रांतों से। और 93 सदस्य जो है तो भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सदस्य क्या थे? बाकी 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों के हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम लोग टोटल देखें तो 389 जो है तो सदस्यों की प्रस्ताव रखा गया था कि इतने लोग मिलके संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा के जो प्रस्तावना में कुल सदस्यों की संख्या की गई थी वो 389 रखी गई थी। जून 1947 में क्या हुआ कि जो संविधान सभा थी उसमें पाकिस्तान की जो मांग कर रही थी संविधान सभा, उसके लिए सिंध, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान, पश्चिमी, कहाँ के? सिंध, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब
और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के विधानमंडल के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, वापस कर लिया, जिसके कारण जो है तो मुस्लिम पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग इस संविधान सभा से बाहर हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज और पाकिस्तानी अधिराज यानी डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान दोनों एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आते हैं। जब संविधान सभा पुनः बैठती है स्वतंत्रता के बाद, तो मुस्लिम लीग के केवल 28 सदस्य असेंबली में भाग लेते हैं और रियासत के 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे, उसमें से सभी सदस्य जो है तो इस संविधान सभा में बैठक में भाग नहीं ले। स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहे तो संविधान सभा में भाग ले या नहीं ले। अगर हम लोग संविधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व देखें तो कुल 82% कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, 82% लोग कांग्रेस के सदस्य ही थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसके पहले अस्थायी जो अध्यक्ष बनते, अस्थायी अध्यक्ष वो बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद दूसरी जो बैठक होती है वो 13 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से इस संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो पहली बैठक पूछा गया कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। इस जो संविधान सभा थी, इसका अंतिम सत्र जो होता है वो होता है 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखिए 26 जनवरी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की जो अंतिम सत्र की बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है और हमारा संविधान बनके तैयार कब होता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा तैयार हो जाता है। जो समय वो संविधान सभा थी, विधानसभा थी उस समय की, उसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को देखें तो नेपाल से एक प्रतिनिधित्व था, सिख से 5 थे सिख के प्रतिनिधि, पारसी के 3, ईसाई के 7, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस के 3, बैकवर्ड ट्राइब यानी पिछड़ी जनजाति के 5 थे, मुस्लिम्स के 31 सदस्य थे, अनुसूचित जाति के 33। तो इस तरह कुल मिला के 88 सदस्य जो है तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के रूप में थे। तो इस संख्या को आप लोग याद कर लीजिए, यदि कहीं पूछा गया, जल्दी पूछा नहीं जाता परीक्षाओं में, लेकिन यदि पूछा गया अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर सवाल तो आप लोग इसको हल कर सकें। जो संविधान सभा थी उसमें अपना भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस विधान सभा का पहला काम भारत को एक नए संविधान के माध्यम से मुक्त करना है, भूखे लोगों को खाना खिलाना है, नग्न लोगों को कपड़े पहनाना है और हर भारतीय को अपनी क्षमता के अनुसार खुद को विकसित करने का पूरा अवसर देना है। तो यह कथन याद रखिएगा किसका है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। हमारी संविधान सभा के समय कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी, उन समितियों को भी समझना आवश्यक है। वो समिति कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संघ जो समिति थी, संघ अधिकार समिति, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति जो थी उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उद्देश्य प्रस्ताव समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो कुल मिला के 5 समितियां ऐसी थी जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन कौन सी, संघ अधिकार समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, ये 5 ऐसी समितियां थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा नियम नियामक समिति जो थी, नियम समिति भी कहते हैं उसको,
उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 2 समितियां थी जिनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर परामर्शदात्री समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यकों के संबंधित जो समिति थी उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष के रूप में थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 समितियां थीं। 4 समितियां कौन कौन सी? परामर्शदात्री समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इन चारों समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये याद रखना है किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर संवैधानिक सलाहकार समिति देखते हैं, इसके अध्यक्ष थे VN राव। तो ये बहुत प्रमुख है कि संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जामों में पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग VN राव। तो संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VN राव। नीति निषेध तत्व के समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और झंडा समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष है JB कृपलानी। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। तो इसको याद कर लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को यह याद करने में आसानी हो, रिवीजन करने में भी आसानी हो। इसका यदि PDF चाहिए तो आप लोग हमारे एडमा क्लासेस के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा उस लिंक पे जाइए, वहाँ से आप हमारे एडमा चैनल के टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हमारे लेक्चर्स जितने भी होते हैं यहाँ यूट्यूब पे उसकी सारी PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप लोग वहाँ जाके इस लेक्चर का PDF जरूर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही मदद मिलेगी। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कुल 11 सेशन हुए थे, 11 सत्र चले थे। तो आपको ये याद रखना है कि कुल 11 सत्र चले थे। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट कब से कब के बीच जो तो संविधान सभा हमारी चली थी। तो जब हमारा संविधान सभा बन के तैयार हुआ तो उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो आप लोग बताएंगे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय उसमें कुल 80,000 शब्द थे और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो याद रखिएगा कितने दिन का समय लगा था हमारे संविधान में? 2 साल 11 माह 18 दिन। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा समय की बर्बादी संविधान में बनाने में ज्यादा की थी। अब संविधान की आलोचना करने वाले लोग हमारे संविधान सभा की किस प्रकार आलोचना करते हैं। पहली आलोचना जो है यह थी कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि यह लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी। इसके जो जितने भी सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुन लिए गए थे, यानी जो कांग्रेस के लगभग अधिकतर सदस्य कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के उस समय जो प्रमुख सदस्य थे उनको चुन लिया गया था और प्रांतों के नामित सदस्य ही इसमें पहुंचे थे। यानी कि ये भारत के संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। दूसरा कहा गया इसके बारे में कि इसमें संप्रभुता का भाव है। जो संविधान सभा थी उसमें संप्रभुता का भाव बताया गया है। संप्रभुता का भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि जो संविधान सभा की बैठकें होती थी, सेशन होता था, उसको ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश से जो हो तो इन्हें मंजूरी लेनी पड़ती थी कहा जाता है। तो इसके कारण कहा जाता है कि हमारे जो संविधान सभा थी वो संप्रभु निकाय नहीं थी। लेकिन यह भी सत्य नहीं है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा भारतीय डोमिनियन जो था, इंडियन डोमिनियन ऑफ इंडियन और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दोनों को पूर्ण आज़ादी दी गई थी कि वो जैसा चाहें अपने लिए संविधान बना सकते हैं और वे चाहें तो इस प्रावधान को भी, भारत शासन अधिनियम 1947 को भी हटा सकते हैं। तो इस प्रकार तो यह आलोचना करना कि संविधान सभा संप्रभुता का भाव है, यह बहुत हद तक सही नहीं है। तीसरी बात कही गई कि समय की बर्बादी थी क्योंकि हमारा संविधान सभा बनने में 2 साल
11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो इसको समय की बर्बादी कहा गया है। लेकिन यह भी बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान थे, हर एक प्रावधान पे विस्तृत चर्चा हुई थी संविधान। फिर तीसरा बात कहा गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। ये बात सत्य है कि उस समय जो हमारी संविधान सभा बनी थी, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा था। ये करीब हमने देखा ही है, लगभग 82% लोग कांग्रेस के ही थे उस समय जो हमारी संविधान सभा थी। इसका कारण भी यह था कि भारत में जो आज़ादी के समय दो प्रमुख दल थे, एक कांग्रेस पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग थी। और पाकिस्तान के विभाजन हो जाने के कारण मुस्लिम लीग संविधान सभा से हट जाती है, जिसके कारण कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी उस समय बची थी जिसके सदस्य सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय थे। और बहुत ही कम ऐसे प्रांत थे जो उस समय संविधान सभा में अपने सदस्यों को प्रतिनिधित्व के रूप में भेजे थे, क्योंकि 93 सदस्य निर्धारित किए गए थे प्रांतों से, रियासतों से, वो भी उसमें पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुए थे। तो यह निश्चित है कि कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा था। फिर तीसरी बात कहा गया है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है। हमारी भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है। तो वास्तव में यह भी बातें कहीं हद तक सत्य समझ में आती है, क्योंकि उस समय जितने भी व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए थे, और कुछ वकील भी थे जो कई देशों के संविधानों का अध्ययन किए हुए थे। और इसी कारण इसका प्रभाव भी हमारे संविधान सभा में देखने को मिला कि हमने कई देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो कानून के लगभग सभी देशों के संविधान के ज्ञाता कहे जाते थे। फिर हिंदुओं का प्रभुत्व बताया गया, तो हिंदुओं का प्रभुत्व भी लाजमी था उस समय हमारे भारतीय संविधान सभा में, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम लीग के सदस्य जो बहुत अधिक संख्या में उस समय भारत में थे, वो पाकिस्तान की ओर चले गए थे। और सिख बहुत कम मात्रा में, लेकिन प्रतिनिधित्व उनका भी था। जितने भी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा ही है, लगभग 88 लोग अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व थे, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व भारतीय कुल मिला के जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी या हिंदू थे, वो लगभग 227 के करीब थी। तो इस कारण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व भी इस संविधान सभा की आलोचना करने वाले कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, वो किस प्रकार की थी। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के उपाध्यक्ष थे, हमारे सरकार के परिषद के उपाध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रमंडल और विदेश के मामले से संबंधित उनको प्रतिभार दिया गया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि की मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति की। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। CH भाभा को कार्य, खनन और ऊर्जा संबंधित मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु से संबंधित मंत्रालय दिया गया था। आसफ अली को रेलवे परिवहन का संबंधित मंत्रालय दिया गया था। C राजगोपालाचारी को शिक्षा, कला से संबंधित मंत्रालय दिया गया था। I चुंदरीगर को वाणिज्य का मंत्रालय दिया गया था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। तो ये मैं इस स्लाइड में जो है तो आपको सूची अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे और उनको क्या प्रतिभाग दिया गया था, कौन सा विभाग दिया गया था, उसकी यह सूची है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मोबाइल में रख लीजिए ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने और इनके पास जो अन्य कार्य था वो था राष्ट्रमंडल, विदेश संबंधित मामले और वैज्ञानिक शोध संबंधित मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्यों या प्रांतों से संबंधित जितने भी मामले थे देखने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, यानी कि राज्यों के मामलों से संबंधित मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्रालय प्राप्त हुआ।
डॉक्टर जॉन मथई को रेलवे और परिवहन मंत्रालय, आर.के. शर्मशेट्टी को वित्त मंत्रालय, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को विधि मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय, सी.एच. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय मिला था, रफ़ी अहमद किरदवई को संचार मंत्रालय दिया गया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था, नरहर विष्णु गाडगिल को कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय मिला था। तो इस प्रकार ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है। इससे संबंधित भी कई सारे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको याद करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। एक बार यदि आप लोग याद कर लिए तो दोबारा थोड़ा बहुत रिवीजन के साथ आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल को तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए, पहले वित्त मंत्री कौन हुए, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन हुए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते हैं। इसको, इस मंत्रिमंडल को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। फिर संविधान का जो निर्माण हुआ था, तो उससे संबंधित कुछ आप लोगों को विशेष जानकारी भी याद रखना चाहिए, जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे पहला है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो है तो सत्यापन किया गया था। तो भारत राष्ट्रमंडल में कब जुड़ा या कब सदस्यता ग्रहण की, तो मई 1949, याद रखिएगा, मई 1949 में भारत जो है तो राष्ट्रमंडल से शामिल होता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ये भी पूछा गया अगर, तो ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसी प्रकार राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कब बने थे, वो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो ये कुछ फैक्ट हैं, कुछ प्रमुख जानकारियां हैं, जिसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद करना भी जरूरी है। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। जो हमने इस स्लाइड में पढ़ा है, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है, उसको जानने के लिए कि हमने जो पढ़ा है वो हम याद रख पाए हैं कि नहीं। पहला प्रश्न क्या है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो आपको बताना है कौन सी योजना थी जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। वावेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, राजगोपालाचारी फार्मूला या माउंटबेटन। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हमारे संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। ये कब आया था, 1946 में। तो इस योजना के तहत जो है तो भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो भी हमने पढ़ा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछा गया कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। फिर है अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी संविधान सभा की जो एक उद्देश्य प्रस्ताव समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका भी आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के अध्यक्ष थे। अब आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन कौन समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, और जेबी कृपलानी। इसको आप लोग यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। फिर आप लोग के लिए जो यदि कोई भी मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न लिखना चाहता है तो लिख ले और इसका उत्तर लिखने की कोशिश करे। क्या है, संविधान सभा के आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था, इसके लिए वे क्या तर्क देते हैं ये भी बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था या नहीं था, इसको आप लोग 150 शब्दों में कमेंट में उत्तर लिख कर जरूर बताइए। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर MPPSC या स्टेट सिविल सर्विस जितने भी जगह की होती है उसका लगभग सिलेबस कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी चैनल का मिल सके, जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप लोग हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग
क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रोज़ाना क्विज कराते हैं और साथ ही साथ इस जो वीडियो लेक्चर है उसका PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो वहाँ पर आपको नोट्स भी इसका लगभग मिल जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।